ओके, एसएफपी का एक और सवाल भेजा है। एंड ऑन 1st July 2009 Nestle company paid $100 million in cash to acquire 80% of Scottish company. The individual statements of financial position of Nestle company and Scottish company as of 31st December 2009 are shown below. हमने acquire कब किया है? 1st July और year end कब हो रहा है? 31st December 2009 है दोनों, तो टाइम कितना हो गया? 6 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पैसे के पास 215 के, उसके पास 87 के। इन्वेस्टमेंट्स पैसे के पास भी है और स्कॉटिश के पास भी है। पैसे के पास इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगे 297,000। इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट स्कॉटिश के अंदर की गई है? 100 मिलियन। तो 297 में से 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अपने आप के अंदर ही वो माइनस हो जाएगा। बाकी कितनी रह गई? 197 की इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में है, जबकि स्कॉटिश ने खुद भी किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स, दोनों से शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, वो 11 मिलियन के हैं। इन्वेंटरीज 61,300 पैसे के पास है, 22,500 स्कॉटिश के पास है। ट्रेड रिसीवेबल्स कैश। इक्विटी में पार वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? $1 और स्कॉटिश के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 40 मिलियन। और हमने कितने खरीदे हैं? 80%। 40 मिलियन का 80% 32 मिलियन। और बाकी 20 मिलियन 20% शेयर सॉरी हमने नहीं खरीदे, वो किसके पास है? एनसीए के पास है। रिटेन अर्निंग्स हमारी है 214,300, जबकि स्कॉटिश की है 81,700। क्या इस 81,700 में बाद के 6 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस भी शामिल है? यस, क्योंकि ये एसओएफपी ईयर एंड की है, तो हमारी सब्सिडी बनने के बाद 6 महीने में जो स्कॉटिश ने गुड खिलाया वो भी इसके अंदर शामिल है। लोन्स नॉन करंट लायबिलिटीज है दोनों के पास, एंड करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स है दोनों के पास। The following information is the fair value of the Scottish company's net assets were equal to their carrying value, with the exception of its head office. This had a fair value of $12 million in excess of its carrying amount, and at the date of acquisition, this had a remaining life of very repetitive. हम हेड ऑफिस को रिवैल्यू करेंगे और डेप्रिशिएट। कितने महीने डेप्रिशिएट करना है? 6 महीने। On 1st July 2009 सेम तारीख है, आज से 6 महीने पहले एसए कंपनी acquired 40% of Angus कंपनी। ये कैलकुलेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन थ्योरी को समझने के लिए हम एक बार कैलकुलेशन देखें। कितने फीसद शेयर्स खरीदे हैं? 40%। क्या इसके वजह से एंगुस कंपनी में सब्सिडी बन जाएगी? नहीं, मेरी बनेगी एसोसिएट। Nestle company paid $30 million cash. In addition to this, Nestle company issued to the previous owners of Angus 30 million shares in Nestle. जिस तरह हम सब्सिडी की शेयर होल्डर्स को पैसे, वादे, शेयर्स और बॉन्ड्स देते हैं, वैसे ही एसोसिएट की शेयर होल्डर्स को भी हम कैश भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं, प्रॉमिस टू पे भी कर सकते हैं। हमने इनके शेयर होल्डर्स को 30 मिलियन नकद कैश दे दिया और उसके अलावा 30 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हैं हमारे, which had a market value of 2.3। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी हुई? 30 मिलियन कैश और 30 मिलियन शेयर्स। हमारे हर एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है? 2.3। तो 30 मिलियन शेयर्स की वैल्यू कितनी हुई? 30 मल्टीप्लाई बाय 2.3 69 मिलियन। तो 69
मिलियन के शेयर्स हैं और 30 मिलियन का कैश है, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 99 मिलियन। अब हमें पता चला कि ऊपर जो इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है 297, इसमें से 100 मिलियन सब्सिडी को खरीदने के लिए दिए हैं और 99 मिलियन एसोसिएट को खरीदने के लिए दिए हैं, एंगल्स को खरीदने के लिए दिए हैं। The total consideration exceeds the group share of Anglo's net assets and Westlake company has only recorded the cash consideration. हमने सिर्फ उसमें क्या रिकॉर्ड किया हुआ? कैश। शेयर कंसिडरेशन हमने रिकॉर्ड नहीं की, वो हम करेंगे। स्कॉटिश यानी सब्सिडी made a loss of $10 million for the year ended 31st December 2009. पूरे 12 महीने में इसने 10 मिलियन का लॉस किया है। क्या ये सारा लॉस मेरे आने के बाद हुआ है? नहीं, 6 महीने। तो हम अगर इसको इवनली अक्रू करें तो हम ये कहेंगे कि 5 मिलियन का लॉस हमारे आने से पहले हुआ है और 5 मिलियन का लॉस हमारे आने के बाद। Whereas Anglo's company made a profit of $6 million for the same period. उसका 6 मिलियन का प्रॉफिट 6 महीने का है कि पूरे साल का है? पूरे साल का है, सेम पीरियड पूरे साल का है। हम कितना उठाएंगे? सिर्फ 6 महीने का, क्योंकि एसोसिएट हमने खरीदी 1 जुलाई पे। स्कॉटिश sold goods to Westlake for many years. ये सब्सिडी पेरेंट को काफी सालों से गुड्स बेचती आ रही है। None of these goods remained in the group at the 31st December 2006. तो कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो नहीं, क्योंकि कोई भी गुड्स अनसोल्ड नहीं है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा ही नहीं। Westlake company's financial statements show $5 million payable to Westlake company values non-controlling interest at fair value. At first July 2009, this was valued at 20. चीजें बिल्कुल क्लियर है। हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बना लेते हैं। इसमें लिखी गई कवर हो गया? यस, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कब कब के बनाएंगे? करेक्ट। पहला बनेगा एट एक्विजिशन, दूसरा एट रिपोर्टिंग डेट या ईयर एंड, और तीसरा आ गया पोस्ट नेट एसेट्स मींस इक्विटी। सब्सिडी की इक्विटी में एक है $1 इक्विटी शेयर्स, कितने के हैं? पोस्ट एक्विजिशन। उसके अलावा रिटेन अर्निंग्स, ये तो समझने की बात है। अभी साल के आखिर में स्कॉटिश की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 81,700। लेकिन जिस दिन मैंने सब्सिडी को खरीदा था तब उसकी रिटेन अर्निंग्स कितनी होंगी? 86,700, क्योंकि मेरी सब्सिडी करने के बाद वाले 6 महीने में उसने 5 मिलियन का लॉस किया है। तो वो लॉस मैं इसमें ऐड बैक कर दूंगा तो ये बन जाएगा 86 मिलियन। तो जो ज्यादा रिटेन अर्निंग्स थी वो लॉस की वजह से कम हो गई। आज से 1 साल पहले 1 जनवरी 2009 पे स्कॉटिश की रिटेन अर्निंग्स कितनी होगी? 91,700। इसमें 10,000 हम प्लस कर देंगे। खैर, इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं। जब हमने खरीदा था तब 87,600 था, अब 81,700 है। डिफरेंस कितना हुआ? 5 मिलियन का लॉस। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसकी जो हेड ऑफिस वाली प्रॉपर्टी है उसकी फेयर वैल्यू कैरी वैल्यू के मुकाबले में 12 मिलियन
ज्यादा थी, तो हमने 12 मिलियन रख दिया, दोनों केसेस में 0 आ गया। नेक्स्ट हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। लाइफ कितनी है? 10 years। तो 12 मिलियन को डिवाइड करेंगे 10 से, हर साल की डेप्रिसिएशन 12 लाख, 12 लाख के 6 महीने, 6 लाख की डेप्रिसिएशन ये से उड़ा दी। How much is the fair value of net assets at the date of acquisition? 38,700. 33,100. ठीक है। ओके, हम कैलकुलेट करते हैं अब गुडविल। कंसिडरेशन, टेस्ले ने स्कॉटिश के 80% शेयर्स कैसे खरीदे हैं? कैश। और कितना कैश दे चुका है? 100 मिलियन। कुछ रहता तो नहीं है जो रिकॉर्ड होना है? नहीं, क्योंकि कोई शेयर एक्सचेंज नहीं है, कोई डिफर्ड कंसिडरेशन नहीं है, और हमने रिकॉर्ड कर लिया फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। बिल्कुल आखिरी नोट हमने पढ़ा है 29 मिलियन। लास्ट नोट में लिखा हुआ था फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज 20 माइनस किया हमने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो भी कितने हैं 138,700। कितनी गुडविल आ रही? नेगेटिव। नाउ रिमेंबर दिस, अगर पेरेंट सब्सिडी के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से ज्यादा पैसे देता है तो उसको कहा जाता है गुडविल। इस केस में ये नेगेटिव गुडविल है, और नेगेटिव गुडविल पेरेंट के लिए प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि कम में खरीद लिया, लिहाजा इसको नाम दिया जाता है बार्गेन परचेज। करेक्ट। इजाफा हुआ कि अगर सरप्लस है, एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो दैट इज गुडविल, जो कि एसेट बनेगा। लेकिन अगर नेगेटिव गुडविल है तो वो इनकम बनेगा, एंड दैट इज बार्गेन परचेज। कितना नुकसान है? 9,700। ये बेसिकली पहले के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, फायदा। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं रिटर्न अर्निंग्स, या वैसे कैलकुलेट करते हैं नॉन कंट्रोलिंग। अब हम क्लियर है कि एनसीआई की नेचर क्या है? एनसीआई की नेचर इक्विटी है, और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ, जिस दिन हमने खरीदा उस दिन इसकी फेयर वैल्यू 29 मिलियन। शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स, हमारी सब्सिडी बनने के बाद स्कॉटिश ने क्या किया है? 5,600 का लॉस किया है। सारा लॉस हम तो नहीं भरेंगे, 20% एनसीआई को देंगे। कितना होगा? 11-20 हमने इसमें से कर दिए।
सब्सिडी जितना प्रॉफिट कर दी जाएगी, रिटेन अर्निंग्स भी बढ़ती जाएगी, एनसीआई भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर सब्सिडी नुकसान कर दी जाएगी तो पेरेंट को भी नुकसान होता जाएगा, एनसीआई को भी नुकसान होता जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 27,880। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं GRE, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। इसमें हम टोटल पैसे एज रिपोर्टेड, पूरी विजिबिलिटी चेक कर रहे हो ना। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स कितनी है एज पर द बैलेंस शीट? 240,000, 240,300, 240,300, 214,300. 14। नेक्स्ट हमने पाया सब्सिडीज पोस्ट एक्विजिशन शेयर। क्या बोल के रहा है? सब्सिडी ने हमारी सब्सिडी बनने के बाद लॉस कितना? 5,600। हम कितना लेंगे इसमें से? 80। कितना? 44। नेक्स्ट बार्गेन परचेज। कितने फायदे में पाएगा गुडविल को? सब्सिडी को 9,000। तो ये हम रिटेन अर्निंग्स में प्लस ज्यादा ये सिर्फ हम ये जो सस्ते में हमने सब्सिडी को गाड़ा, शेयर होल्डर से सस्ते में शेयर लेंगे। अच्छा, ये जब भी लॉस मेकिंग कंपनीज होती है ना, जिनमें अर्निंग्स का पोटेंशियल नहीं होता, जो लॉस करने वाली कंपनीज होती हैं, वो अक्सर सस्ते में मिल जाती है। लेकिन जिनका अर्निंग पोटेंशियल हाई होता है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो शेयर होल्डर कभी भी सस्ते में हाथ नहीं निकालता है, तो उसकी गुडविल पे की जाती है। इसकी हालत हम देख रहे हैं कि खसारे वाली कंपनी है, इस वजह से हमने इसको सस्ते में बनाया। ओके, एक्स्ट्रा चीज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को क्या हम लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करते हैं? क्या हम कंसोलिडेट ही नहीं करते? दोनों नहीं है, सिंगल लाइन कंसोलिडेशन करते हैं, जिसको इक्विटी क्या कही जाती है? इक्विटी कितने शेयर्स खरीदे हैं? 40%। कैसे कैसे? कैश भी देंगे, शेयर्स भी देंगे। करेक्ट। तो एक हमारी कंसिडरेशन में आ गया कैश कंसिडरेशन 30 मिलियन, ये रिकॉर्डेड है। और दूसरा शेयर एक्सचेंज। शेयर्स खरीदे हैं कितने? दिए कितने? 30 मिलियन शेयर्स, और हमारे एक शेयर की वैल्यू 2.3 है, तो हमारे शेयर्स की फेयर वैल्यू 69 मिलियन होगी, और ये रिकॉर्डेड नहीं है। इसकी क्या डबल एंट्री कौन सी? डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट 69 मिलियन से, क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल 30 मिलियन मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 1, तो 30 मिलियन से, एंड डिफरेंस क्रेडिट कर देंगे शेयर 80 मिलियन। रिमेंबर, ये हमारी एसओएफपी में रिकॉर्डेड नहीं है, तो जब हम एसओएफपी बनाएंगे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। हाँ, एसेट बढ़ गया और वहां इक्विटी बढ़ गई। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है कितनी? 100 सॉरी ओनली 99।
एसोसिएट के डिविडेंड्स का इंतजार करना है या प्रॉफिट को प्रॉफिट मान लेना है? इक्विटी अकाउंटिंग का मकसद प्रॉफिट को प्रॉफिट मानना। अगर किसी कंपनी के लेस देन 20% शेयर्स ओन करेंगे तो हम डिविडेंड्स का वेट करेंगे। डिविडेंड्स पे आउट होंगे या डिस्ट्रीब्यूट होंगे या अनाउंस होंगे तो हम उसको इनकम मान सकते हैं। लेकिन एसोसिएट के केस में आपने डिविडेंड्स डिक्लेयर होने का इंतजार नहीं करना है, जो प्रॉफिट हो आप काट लें। इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है? शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसने पूरे साल में प्रॉफिट किया है 6 मिलियन। स्कॉटिश के साथ ही लिखा हुआ था कि इस साल में स्कॉटिश ने 10 मिलियन का लॉस किया है और सेम पीरियड में एंगुस ने 6 मिलियन का प्रॉफिट दिया है। इसमें से मेरा सरोकार सिर्फ बाद के 6 महीने से है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 डिवाइडेड 12 और इसमें हमारा हिस्सा 40 डिवाइडेड 9 कितना बना? 1200 2400 पूरे साल का बनेगा, उसमें से 6 महीने का बनेगा 1200। हालांकि एंगुस ने ये प्रॉफिट सिर्फ अर्न किया है, पे आउट नहीं किया, डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन जैसे ही एंगुस ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, हमने डेबिट कर दिया इन्वेस्टमेंट एसोसिएट और क्रेडिट कर दिया रिटेन अर्निंग्स। एसोसिएट का कितना प्रॉफिट पेरेंट के हिस्से में आया 1200। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कहां पहुंच गई? 1 लाख, and this is carrying value of investment in associate. Bear in mind this technique is referred as equity accounting single line consolidation. हमें पूरी स्टेटमेंट्स के अंदर एसोसिएट के पीपीटी, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, कैश, लोन नोट्स, पेबल्स नहीं गिवन, चाहिए भी नहीं, होते भी तो हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज़ हम एसोसिएट को लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट कर ही नहीं सकते। ओके, डू वी हैव एनीथिंग इन यूआरपी? यूआरपी का सीन नहीं, तो सिर्फ कुछ जनरल एंट्रीज पास कर देते हैं। एक एंट्री डेबिट किया जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितने से? 69 मिलियन से। क्रेडिट किया शेयर कैपिटल $1, इक्विटी शेयर्स 30 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1, और रिमेनिंग अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे शेयर प्रीमियम, यानी 2.3 में से 1 अगर पार है तो 1.3 प्रीमियम है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1.3 39। उसके अलावा इंट्राग्रुप बैलेंस, पेरेंट कह रहा है कि मैंने सब्सिडी को कितने पैसे अभी अदा करने हैं? 5, लास्ट में भी लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट में, तो 5 मिलियन पेरेंट के लिए पेएबल है, तो सब्सिडी के लिए रिसीवेबल होंगे। इंडिविजुअल में वो पेएबल दिखा है, वो रिसीवेबल दिखा है, दोनों ठीक है, लेकिन जब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हम रिसीवेबल पेएबल को एलिमिनेट करेंगे, डेबिट
payables and trade receivables by 5. So NCI आगे और रिटेनिंग्स को भी क्लोज कर लेते हैं। क्या वैल्यू बन रही है जीआरई 22720 अच्छा 220,720। अब हम शॉर्ट में एसएफपी बनाते हैं। एसेट्स में पीपीई आप करके बताओ। देखो बॉस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर क्या होगी? अब चलिए ये करते हैं। पेरेंट के पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी है? 55 वो रखेंगे प्लस सब्सिडी की पीपीई प्लस कर दिया प्लस 12 मिलियन से अपवर्ड रीवैल्यू हुआ माइनस 600 से डेप्रिशिएट। तो पेरेंट की पीपीई सब्सिडी की पीपीई प्लस 12 मिलियन का अपवर्ड 600 की डेप्रिसिएशन क्या होता है? 330,000। Do we have goodwill? No, क्योंकि नेगेटिव है। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट ये हमने इक्विटी अकाउंटिंग के बेस पे किया और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट की 100,200। उसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट्स पेरेंट के पास कितनी इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं? 297। इसमें से 100 वाली माइनस कर दी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और 30 मिलियन माइनस कर दी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। ये 69 तो उसमें है ही नहीं शामिल। अगर शामिल होता तो हम माइनस करते, जब शामिल ही नहीं तो माइनस नहीं करते। 297 माइनस 100 197 197 माइनस 30 167। ये 167 की इन्वेस्टमेंट पेरेंट ने आउट ऑफ द ग्रुप की हुई, किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, शेयर्स खरीदे हुए हैं तो हम उसको रहने देंगे। एसोसिएट वाली वैसे भी मैंने अलग कर दी। नॉन करंट एसेट्स में और कोई चीज है? इंटेंजिबल एसेट्स वो पढ़ा दी ना 297 में से। अच्छा सॉरी, इसमें शामिल किया हो। ओके 167 की पेरेंट है और स्क्वायर ने खुद आगे इन्वेस्टमेंट्स की हुई है 11। तो ये आ गया 178 क्या 22,500 22,500 1 इन्वेस्टमेंट्स नॉट इन्वेंटरी तो 178 टीएनसी है टोटल नॉन करंट एसेट्स क्या वैल्यू? इन्वेस्टमेंट वाला पेरेंट के पास इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं 297 मिलियन की। इसमें से जो इन्वेस्टमेंट्स इंट्रा कंपनी है आपस में की हुई हैं वो डिलीट हो जाएंगे। टॉप ऑफ द क्वेश्चन लिखा हुआ था कि पैसे ने स्कॉटिश के 80% शेयर 100 मिलियन के खरीदे हैं। तो ये बात वाज़ेह हुई कि 297 में 100 मिलियन तो वो है जो कि आपस के हैं, वो अपने डिलीट कर दिए। बाकी कितने रह गए? 197। उस
197 में 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो है जो एसोसिएट के अंदर की गई है, वो भी मैंने डिलीट कर दी। अब 197 में से 30 और डिलीट कर दे, 167, और एसोसिएट की सॉरी सब्सिडी की खुद की भी कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हुई है 11 की, वो 11 से ऐड कर दे, क्योंकि सब्सिडी और पेरेंट के सारे एसेट्स आपस में जुड़ते हैं। जिस तरह पेरेंट के पीपीई और सब्सिडी के पीपीई को आपने क्या किया, प्लस कर दिया, तो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे, यू पेरेंट के इंटेंजिबल एसेट सब्सिडी के इंटेंजिबल एसेट्स प्लस कर देंगे, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, कैश सब प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम कंसोलिडेट करके दोनों को मिला के एक दिखा रहे हैं। सर जो शेयर्स हैं 69 वो भी रिड्यूस होने चाहिए ना, वो भी इन्वेस्टमेंट, क्या वो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में रिकॉर्डेड है? नहीं है। अगर होते तो मैं डिलीट कर देता। एक चीज जो उसमें शामिल ही नहीं तो मैं हटाऊं कैसे? हाँ, एक काम करते हैं, 297 पे 69 प्लस कर देते, 297 में 69,000 प्लस कर दें। अब कितनी होगी इन्वेस्टमेंट? 366 में से 100 माइनस करें सब्सिडी का, उसमें से माइनस करें 99 एसोसिएट का, प्लस कर दे 11,000 सब्सिडी का, सेम शामिल करके निकाल सकता हूं, शामिल होगा तो निकाल सकता हूं, शामिल है ही नहीं तो एलिमिनेट कैसे? उसने वाज़ेह कहा था सवाल के अंदर कि जो कैश कंसिडरेशन दी है एसोसिएट को वो रिकॉर्डेड है, शेयर वाला रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो 297 की फिगर इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ द 69,000। अभी जो जो इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स उसमें इंक्लूडेड है वो मैं डिलीट मूव ऑन। कितना आ गया सब? 591,000। Next year for inventory, parent की inventory plus subsidiary की inventory minus unrealized profit जो कि इस केस में है ही नहीं। तो वेरी सिंपल, parent की inventory को subsidiary की inventory के साथ प्लस कर देंगे, क्या होगा? 83,800। Next is trade. आप बताएं इसी में parent receivables plus subsidiary receivables minus intra-group receivables क्या बनता है? 47,002। Next is cash out बैंक, parent का बैंक बैलेंस प्लस सब्सिडी का बैंक बैलेंस। अगर कैश इन ट्रांजिट होता कि एक ने कहा कि मैंने दे दिए हैं और दूसरा कह रहा मुझे नहीं मिले, तो हम कैश में एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो पेरेंट का बैंक प्लस सब्सिडी का बैंक कितना अमाउंट पड़ता है? पेरेंट का बैंक बैलेंस 10,500 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आप एब्सेंट थे कल? लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर सब्सिडी कहता कि मुझे रिसीवेबल 5 मिलियन है, पेरेंट कहता कि मेरा पेएबल 3 मिलियन है, तो कहते क्या मसला है? तो पेरेंट बताता कि मैंने साल खत्म होने से एक दिन पहले 2 मिलियन भेज दिए, तो मैंने जैसे ही अपने बैंक से निकाले मैंने तो पेएबल को कम कर दिया। सब्सिडी कह रहा है कि जब वो पैसे मुझे मिले ही नहीं तो मैं रिसीवेबल को कम कैसे करूं? तो हम इसमें असम्पशन रखेंगे फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये कैश इन ट्रांजिट है, बीच रास्ते में फंसा हुआ है कैश, पहले ने दे दिया सब्सिडी को मिला नहीं,
तो सब्सिडी को कहेंगे कि पहले तुम मानो कि तुम्हें पैसे मिल गए। सब्सिडी जब मानेगा कि मुझे पैसे मिल गए तो वो बैंक को डेबिट करके रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। अब रिसीवेबल और पेएबल बराबर हो जाएंगे, फिर दोनों को कैंसिल कर, इसको कैश इन ट्रांजिट कहते हैं। इन तीनों का सम कितना है? 140 और फिर अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं 733,000 total assets. Next, $1 equity shares. Equity shares हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के उठाएंगे। पेरेंट का शेयर कैपिटल कितना है? 270,000। उसके अलावा पेरेंट ने एसोसिएट को खरीदने के लिए शेयर इशू तो किए हुए हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए हुए, तो ये 30,000 शेयर कैपिटल में प्लस कर देंगे। 270 है, उसमें 30 और ऐड हो जाएंगे, 300 पूरे। अभी जो एसओएफपी गिवन है उसमें शेयर प्रीमियम है ही नहीं, लेकिन जो शेयर्स हमने एसोसिएट के शेयर होल्डर्स को दिए हैं उसकी वजह से एक प्रीमियम क्रिएट हुआ है 39,000। पूरे ग्रुप की रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट की है 220,720। उसके अलावा एक नया पैमाना आया कंसोलिडेशन इक्विटी के अंदर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कितनी वैल्यू है? 27,000। ये बन गया हमारी टोटल इक्विटी। नेक्स्ट हम आगे नॉन करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज में है लोन नोट्स, पेरेंट के लोन नोट्स प्लस सब्सिडरी के लोन नोट्स। अगर कोई ऐसे लोन नोट्स होते जो इशूड तो हैं लेकिन रिकॉर्डेड नहीं है तो हम इसमें प्लस कर, लेकिन ऐसा कोई सीन सवाल में है, दोनों प्लस किया जाएगा 83,300। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज। जिसमें सिर्फ पेएबल्स है, पेरेंट के पेएबल्स प्लस सब्सिडी के पेएबल्स माइनस इंट्रा ग्रुप पेएबल्स 5,000। कितना हो रहा है? 62,000। 733,000 बराबर है। अगर पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीन है और पेरेंट अगर IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है तो वो रिवैल्यू कर सकता है अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों, लेकिन कंसोलिडेशन उसको लाजिम नहीं करता कि आप पेरेंट के नेट एसेट्स को भी रिवैल्यू करें। अगर वो कहता है कि पेरेंट के पास एक प्रॉपर्टी है, एक मशीन है जिसकी मार्केट वैल्यू करेंगे उसे बड़ी हुई, हमने उसको तब तक नहीं बढ़ाना जब तक पेरेंट इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में डिविजन मॉडल फॉलो नहीं करे। और यूजुअली ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन होती हैं पेरेंट की और सब्सिडरी की, वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल 100% सही बनी हुई होती है। हम उसमें गलतियां दुरुस्त नहीं करते। देखो ये क्या गलती है? नहीं, अगर सब्सिडी रिसीवेबल मान रहा है और पेरेंट पेएबल मान रहा है तो ठीक है। अगर सब्सिडी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स
उसकी मर्जी है, वो कॉस्ट मॉडल पे बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं। IFRS 3 ने सिर्फ कुछ चीजें हमें रिक्वायर की हैं कि इंट्रा ग्रुप चीजों को एलिमिनेट करो और सब्सिडी की स्टेटमेंट्स को रिवैल्यू करो, वो हम करते हैं। तो पेरेंट को इस वजह से हम यहां पे रिवैल्यू नहीं करते ऑन एन अजम्पशन कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से बिल्कुल सही बनी हुई हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है लेकिन उसने अभी तक अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं की, जिस तरह ये वाली इन्वेस्टमेंट गलती है ना रिकॉर्ड करना, ओमिशन है, गलती है, एक एरर है कि जब आपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए हैं तो आपको ये एंट्री तो पास करनी चाहिए थी, नहीं की, तो मैं ठीक कर ये कंसोलिडेशन ना भी करता तो भी करता। तो पेरेंट के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट तब देगा जब उसके इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में फ्लॉ होगा, गलती होगी। बाकी जो चीजें हम करते हैं वो गलतियां सही नहीं करते, वो सिर्फ कंसोलिडेशन के तकाजे करते हैं। ओके रिपोर्ट